हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्टडी विद चित्रलेखा में। आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं यूपीपी के री एग्ज़ाम की प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 31। ठीक है, इससे पहले 30 सेट हम लोग कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उनको जा कर के कंप्लीट कर लीजिएगा। डेली बेसिस पे आप लोगों को 50+ क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें कि 40 क्वेश्चंस आपके जीके जीएस के होते हैं और 15 क्वेश्चंस करंट अफेयर के होते हैं। तो आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो, इससे क्या होता है, आप लोगों ने जो भी कुछ याद किया है आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं और पढ़ा हुआ भी पक्का हो जाता है, आपका रिवीजन भी हो जाता है। तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, बहुत ज़रूरी है ये। आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका एंशिएंट हिस्ट्री से होने वाला है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। नंद वंश के राजा घनानंद को हरा करके या गद्दी से हटा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, जो कि उनके गुरु थे, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और उनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। म्यांमार की नई राजधानी क्या है? तो देखिए, आप सभी को पता है म्यांमार की जो नई राजधानी है ये नाईपीडा है, या नेपीडा भी इसको बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर के आती हूँ आप लोगों के एग्जाम्स में, जो पूछे जाने के लायक हैं। ज़्यादातर जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चंस मैं इकट्ठा करती हूँ और फिर उनको आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ। तो आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग क्लास को अच्छे तरीके से करें और जितना हो सके बार बार रिवीजन करें, जिससे कि आप लोग कोई चीज़ भूले नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एंशिएंट हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजा के शासनकाल में बनवाया गया था? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये बनवाया गया था, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन होगा। नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में ये बनवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नरसिंह देव प्रथम या नरसिंह देव 1। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय क्षेत्रों की संख्या कितनी होती है और लोकसभा में कितने सांसद होते हैं? तो देखिए, भारत में संसदीय क्षेत्रों की संख्या जो होती है 543 होती है और 543 ही सांसद लोकसभा में नियुक्त होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निदेशक सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, जिसे निम्न के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। तो नीति निदेशक तत्व, जिन्हें कि निदेशक तत्व या डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहा जाता है। ठीक है, ये डीपीएसपी जो होते हैं राज्य को एक, कह सकते हैं कि राज्य के लिए एक डूज एंड डोंट्स की पॉलिसी होती है कि राज्य को क्या क्या करना चाहिए जनता के हित में और क्या क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें वहाँ पर दी गई हैं। नहीं करने वाली चीज़ें जो हैं स्पष्ट रूप से नहीं दी गई हैं। जो डीपीएसपीज हैं ये पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और डीपीएसपी को लागू कराने के लिए किसी भी कोर्ट की सहायता नहीं ली जा सकती है। ये पॉलिसीज़ जो सरकार है वो अपनी पॉलिसीज़ में शामिल करने के लिए, उनको रोड मैप बनाने के लिए, दिखाने के लिए होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ें। अगर इनमें संशोधन करना है तो किस प्रकार से संशोधन होगा, हमें क्वेश्चन में ये बताना है। तो संशोधन संसद के दोनों सदनों के द्वारा होगा। सही बात है ये कि दोनों सदनों में पारित होना चाहिए, लोकसभा में जो कि निम्न सदन है और राज्यसभा जो कि उच्च सदन है। ठीक है, संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान, मतलब कि ये विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही सही कथन है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है, जिसमें ए और बी दोनों दे रखा है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डीपीएसपीज की क्लास आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर डीपीएसपी समझाया है। आप लोग वो क्लास कर लोगे तो डीपीएसपी की जो कॉन्सेप्ट है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। समय निकाल कर आप लोग देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के बारे में कौन सा सही कथन है, हमें ये चुनना है। तो इसके चारों कथन हम लोग देखेंगे। पहला जो कथन है कि
सबसे ज़्यादा एसटी आबादी वाला जो जिला है ये सोनभद्र है, बिल्कुल सही बात है। जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जिसे अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, सोनभद्र में सबसे ज़्यादा मिलती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्लम आबादी वाला जिला कौन सा है? मेरठ है, बिल्कुल सही बात है। सबसे ज़्यादा स्लम आबादी मेरठ में ही है। जो झुग्गी झोपड़ी बस्तियाँ होती हैं उनके मामले में बात कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में झोपड़ी या बस्ती, जिसे स्लम आबादी कहते हैं, उत्तर प्रदेश का स्थान चौथे स्थान पर है, ये भी सही बात है। नंबर 1 पर कौन है? महाराष्ट्र है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। और इस प्रकार से ऊपर के चारों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, तो तीनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी यूपी स्पेशल का ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो दिया सलाई आप सभी जानते हो कहाँ पर बनाई जाती है? बरेली में बनाई जाती है, ठीक है। लखनऊ चिकनकरी के लिए फेमस है, कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। समवर्ती सूची का विचार, पॉलिटी का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, कि समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया? तो समवर्ती सूची का विचार जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो संसदीय प्रणाली है ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई थी ब्रिटेन से ली गई थी, ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे संविधानों का अध्ययन किया गया था, उसके बाद हमारे संविधान का प्रारूप बना था, संविधान हमारा तैयार हुआ था। तो जो हमारा संविधान है, कई सारे देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद जो संविधान सभा थी, उन्होंने अलग अलग कमिटीज़ बनाई गई थी, उन्होंने संविधान लिखने की प्रक्रिया शुरू की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको 2 सूची दे रखी हैं, ठीक है, सूची 1 और सूची 2, और इसमें से आपको मैच करना है, ठीक है। तो आप चलो हम लोग मैचिंग करते हैं। तेल शोधन कारखाना या तेल शोधशाला आपको कहाँ पर मिलेगी? ये मथुरा में है, ठीक है। मथुरा से मैच कर दीजिए तेल शोधशाला को। अगला है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन, तो हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन आपको मिलेगा रेणुकूट में, ठीक है। बी को 4 से मैच कर दीजिए। BHEL, जिसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहा जाता है, ये कहाँ पर मिलेगा? आपको BHEL मिलेगा झांसी में मिलेगा, ठीक है। आयुध उपकरण कारखाना या जिसे कि बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये मिलेगा हजरतपुर में, ऑप्शन नंबर 3 से मैच कर दीजिए। अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज की क्लास में हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती है? तो इस तरीके का एक कल भी क्वेश्चन आपके सेट पेपर में था, उस पर मैंने आपको कल भी ये ट्रिक बताई थी कि मित्र पर गमछा झाड़, ये जो ट्रिक है, जिन राज्यों से जो है कर्क रेखा होकर के गुजरती है उनके नाम है, ठीक है। माँ से आपका मी से मिजोरम हो जाएगा, तरा से त्रिपुरा हो जाएगा, पा से आपका पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान आएगा, गा से आपका गुजरात हो जाएगा, माँ से यहाँ पर मणिपुर हो जाना है, और छा से छत्तीसगढ़, झाड़ दैट मीन्स झारखंड, ठीक है। तो इन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो हमारे पास असम है, दैट मीन्स असम से कर्क रेखा होकर के नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ट्रिक याद रख लेंगे, कई बार मैं करा चुकी हूँ, याद रहेगी आप लोगों को। क्लास को ध्यान से देखा करिए बस। अब आता है अगला क्वेश्चन यूपी स्पेशल का, कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर किस जंतु को दर्शाया गया है? तो ये जो भी ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आप लोगों ने देखा होगा कि जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है उसमें कुछ इस तरीके से 2 मछलियां बनी हुई हैं, ठीक है। तो मत्स्य मछली ऑप्शन नंबर 1 जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 मछली बनी है हमारे राजकीय चिन्ह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का फिर से एक क्वेश्चन आया है। उदयन की बात कर रहे हैं। उदयन ने मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से स्थानांतरित किया था। दैट मीन्स पहले उदयन की राजधानी कहाँ पर थी? मगध की राजधानी क्या थी जो उदयन ने उसको स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र कर दिया था? तो मगध की राजधानी उदयन के शासनकाल में राजगृह थी, राजगृह से पाटलिपुत्र कर दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर आपको 3 कथन दे रखे हैं, इन कथनों को हमें देखना है और सही कथन का चयन करना है, सही विकल्प बताना है। तो पहला है, कर्ण वंश एक ब्राह्मण वंश था जिसने शुंग वंश का स्थान लिया था। बिल्कुल सही बात है, कर्ण वंश जो है एक ब्राह्मण वंशी राजवंश था जिसने शुंग वंश को पदच्युत करके, शुंग वंश के राजा को पदच्युत करके अपने वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। कर्ण वंश का संस्थापक जो था वसुदेव था। वासुदेव कर्ण ने कर्ण वंश की स्थापना की थी शुंग वंश को हटाकर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी जो भी दे रखा है कथन, ये भी सही है। वासुदेव कर्ण के शासनकाल के दौरान कई विदेशियों ने जो है हिंदू धर्म स्वीकार किया था, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो चारों
जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी, दैट मीन्स ऊपर के तीनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पॉलिटी का क्वेश्चन होने वाला है। ये करंट अफेयर्स से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि महामारी के मामले में, ठीक है, जैसे अभी कोविड आया था, तो कोविड एक महामारी था, एपिडेमिक था, इसको ध्यान में रख के हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। सरकार मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित कर सकती है और आम जनता के हित में प्रतिबंध लगा सकती है। तो हमें ये बताना है कि महामारी जब फैली हुई होगी तो जो सरकार है कौन से मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित कर सकती है। तो आप लोग समझने का प्रयास करिए। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार इसको नहीं प्रतिबंधित करेगी, क्योंकि जब कोविड था तो जो स्टूडेंट्स थे ये ऑनलाइन क्लासेस लेते थे। जो ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड बढ़ा है ये कोविड के दौरान से ही बढ़ा है, ठीक है। और सांस्कृतिक चीज़ें भी, जो मतलब गेट टुगेदर, बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होना मना था, लेकिन अपने घर के अंदर सांस्कृतिक चीज़ें आप लोग कर सकते थे, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। समानता का अधिकार, भाई समानता का अधिकार क्यों प्रतिबंधित करेगी सरकार? भाई समान है, सभी जातियाँ समान है, सभी धर्म के लोग समान है संविधान में, तो ठीक है ना। संविधान तो हमारा धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता की बात करता है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्यों? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कोविड में किसी से भी आप बलात् श्रम करवा लीजिए, मानव दुर्व्यापार करिए, ठीक है ना। जो मानव दुर्व्यापार होता है, इंसानों की खरीद फरोख्त होती है, तो ये कोविड के दौरान नहीं करवा सकते ना, तो ये चीज़ें तो सेम ही रहेंगी, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। अब हमारे पास बचा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार को सरकार जो है प्रतिबंधित कर सकती है महामारी के मामले में, कोविड के मामले में। कैसे? ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कैसे करेगी इसको समझने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग सकता है। ऐसे लग सकता है कि जब कोविड फैला हुआ था तब हम सभी से कहा जा रहा था कि बाहर जाएंगे तो मास्क पहन के जाएंगे, दूर खड़े होंगे। स्टार्टिंग में तो ध्यान करिए, जो गोले बना दिए जाते थे 3-3 फीट की दूरी पर, लोग इस तरीके से उनमें सोशल डिस्टेंसिंग करवाई जा रही थी, ठीक है। इस तरीके से क्या हो रहा है कि जैसे मैं एक व्यक्ति हूं तो मेरी जो स्वतंत्रता है वो बाधित हो रही है, उसको प्रतिबंधित किया जा रहा है, उसको इनसर्कल किया जा रहा है कि कुछ चीज़ें आपके लिए डिफाइन कर दी गई हैं, आप उनको जो है डिनाई नहीं कर सकते। जैसे कि सोशल गैदरिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब कोविड फैला हुआ था तब जो शादियां थीं, शादियों में बहुत सारे लोगों को बुलाया जाना ऐसे ही मना कर दिया जाता था। सोशल गैदरिंग्स बंद हो गई थी, सोशल डिस्टेंसिंग की जा रही थी, बाहर निकलना होता था तो मास्क पहन कर निकलना होता था, लोगों से दूर रहना होता था, कम से कम घर में आपको घर से बाहर निकलना होता था, घर के अंदर रहने की हिदायत दी जा रही थी। तो इससे क्या हो रहा था, जो स्वतंत्रता थी किसी भी व्यक्ति की वो प्रतिबंधित हो रही थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कांग्रेस की स्थापना जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। और इन्होंने कांग्रेस की स्थापना क्या कहते हुए की थी? और एक सिद्धांत दिया था, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, ठीक है। तो सेफ्टी वॉल्व किसको कहा था? कांग्रेस को कहा था, ठीक है। अंग्रेजों और भारतीयों के बीच कांग्रेस एक सेफ्टी वॉल्व का काम करने वाली थी। तो ये बिल्कुल सही है, दूसरा भी करेक्ट हो जाएगा। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है, ये भी सही बात है। तो उपरोक्त दोनों कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है, किसकी जयंती होती है? तो जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी जयंती पर सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। काशी की राजधानी क्या थी? काशी की राजधानी वाराणसी थी। हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ने पहली बार विधायिका में द्विसदनी व्यवस्था लागू की थी। तो हमें ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनके द्वारा बताना है कि विधायिका में द्विसदनी व्यवस्था किसके द्वारा लागू हुई। तो भारत सरकार अधिनियम के द्वारा लागू हुई थी। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, तब विधायिका में द्विसदनी व्यवस्था लागू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 9 दिसंबर 1946 में नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई थी, जिसे अब कहा जाता है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जिस स्थान पर पहली बैठक हुई थी उसी स्थान पर अब संसद का केंद्रीय कक्ष है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डोमिनिकन गणराज्य की मुद्रा है? तो डोमिनिकन गणराज्य जो है उसकी मुद्रा हो जाएगी डोमिनिकन पीसो। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है।
अगले क्वेश्चन को देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय आपको कहाँ पर मिलेगा? यदि आप दिल्ली जाएंगे तो आपको राष्ट्रीय संग्रहालय देखने को मिलेगा। तो भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय जो है, संग्रहालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन होने वाला है, इंडियन ज्योग्राफी का। अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल कहाँ पर है? तो अलकनंदा और भागीरथी कुछ इस तरीके से, अलकनंदा नदी बहती हुई आ रही है और इससे विभिन्न नदियाँ आकर के मिलती हैं और पंचप्रयाग बनाती हैं। ठीक है, पंचप्रयाग बनाती हैं, तो इन्हें ही कहा पंचप्रयाग होते हैं ये। ठीक है, उत्तराखंड में मिलेंगे आपको ये पंचप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर मिलेगी? ये मिलेगी देवप्रयाग में। ठीक है, देवप्रयाग में मिलेंगे। अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको अगर गंगा का अववाह तंत्र और गंगा का जो उद्गम है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। पंचप्रयाग भी आपको देखने को मिल जाएंगे, वहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल विधिवत स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। आप समय निकाल के क्लास को देख सकते हैं, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस शासनकाल में भारतीय और मुस्लिम शैली की वास्तुकला अपने चरम पर पहुंची थी? तो देखिए, भारतीय और मुस्लिम शैली की जो वास्तुकला है ये देखने को मिलेगी ताजमहल में, लाल किले में। इंडो अरेबिक शैली भी इसको बोला जाता है। तो ये अपने चरम पर पहुंची थी मुगल काल में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय सरकारी एजेंसी जो आपराधिक आंकड़ों को एकत्रित और विश्लेषित करने के लिए उत्तरदायी है, तो आपराधिक आंकड़े जिसके द्वारा जारी किए जाते हैं उसे हम एनसीआरबी कहते हैं। ठीक है, एनसीआरबी की जो फुल फॉर्म है ये हो जाएगी राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो। ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था? तो सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ये क्वेश्चन ट्विस्ट भी हो सकता है, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ट्विस्ट क्या होगा इसमें मैं बताऊंगी आगे। भारत का जो सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि भारत में कौन सा राज्य प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करता है या धान का उत्पादन करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में सबसे ज़्यादा होता है प्रति हेक्टेयर की जब भी बात आ जाती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को दिमाग में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक का विवरण देता है? तो धन विधेयक का विवरण अनुच्छेद 110 के अंतर्गत दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपके सामने आए बजट, बजट जैसा कोई भी शब्द संविधान में आपको देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पर वार्षिक वित्तीय विवरण मिलता है। ठीक है, बजट की परिभाषा कहाँ पर दी गई है? तो अनुच्छेद 112 में दी गई है। इन पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा इसको। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा बांध आयतन के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बांध है? तो आयतन के हिसाब से दैट मीन्स कि जो पानी की कैपेसिटी है बांध की वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? तो रिहंद बांध जो है यहीं पर गोविंद वल्लभ पंत सागर भी बना हुआ है, ये भारत का सबसे बड़ा बांध है आयतन के हिसाब से। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाएगा? देखिए, इस बार मैंने डेट राष्ट्रीय मतदाता दिवस इसलिए डाला है क्योंकि अभी जो है इलेक्शन होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आने वाले मंथ के जो भी एग्ज़ाम है, अप्रैल शुरू हो रहा है। ठीक है, तो जब भी आपका एग्ज़ाम हो उससे 2 महीने पहले के और अगले 2 महीने के जो भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं तो ये पता होने चाहिए, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर ऐड किया है, ध्यान रखिएगा इनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको यहाँ पर 2 सूचियाँ दे रखी हैं, एक तरफ आपको जो है दे रखे हैं क्या, महाजनपद दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी राजधानी दे रखी है। ठीक है, तो अब हमें राजधानी के साथ मैच करना है। तो गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। अवंती की क्या थी? अवंती की राजधानी उज्जैन थी, जिसे उज्जैनी भी कहते थे। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र है और कौशल अयोध्या। ठीक है, याद रखिएगा इनको, ये मैचिंग हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरासत स्थल नहीं है? यूनेस्को का विरासत स्थल जो नहीं है वो है अकबर का मकबरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश प्रतिष्ठानपन की उपाधि किस राजा के पास है? तो सातवाहन वंश का जो राजा था प्रतिष्ठानपन
की उपाधि जिसके पास थी उसका नाम है गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का राजा था जिसने प्रतिष्ठान कारक की उपाधि धारण की थी और इनकी राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठानपुर थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पॉलिटी का क्वेश्चन है जो कि फंडामेंटल राइट्स से है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका विवरण है, ये बात भी ध्यान रखिएगा आप। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता से जो अनुच्छेद संबंधित हैं वो है 25 से लेकर के 28 तक। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स की आपको क्लास की जो लिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फंडामेंटल राइट्स की लिंक आप लोग चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपके पास समय है उनको क्लासेस को देख लीजिएगा। फंडामेंटल राइट्स की वो क्लासेस देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ऐसी मेरी गारंटी है। आप एक बार उसको देख लोगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, अनुच्छेद भी आप लोगों को याद हो जाएंगे और किस किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में ये भी आइडिया आपको लग जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय पुलिस में उच्चतम पद कौन सा है? तो जो पुलिस महानिदेशक होता है ये सबसे ऊंचा पद है भारतीय पुलिस में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्प सूत्र जैन धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो कल्प सूत्र जो है भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। उस भारतीय शहर का नाम बताइए जहां दिसंबर 1984 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड संयंत्र में त्रासदी हुई थी, गैस लीक हो गई थी। ठीक है, तो कौन सी गैस लीक हुई थी ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। यूनियन कार्बाइड जो फैक्ट्री थी भोपाल में, वहां पर गैस लीक हो गई थी जिससे काफ़ी लोग मारे गए थे। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? तो जो तराई का क्षेत्र है यहाँ पर वार्षिक वर्षा सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर मिलेगा आपको? तो अगर आप लोग नई दिल्ली जाओगे तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है? दैट मीन्स मॉनेटरी पॉलिसीज जो होती हैं, कौन बनाता है मॉनेटरी पॉलिसीज? आरबीआई बनाती है मॉनेटरी पॉलिसीज। क्यों बनाती है? आरबीआई का ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक उपकरण होता है जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है, मौद्रिक नीति इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई यूज़ करती है। 2 तरीके के होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव दैट मीन्स मात्रात्मक और क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक। ठीक है, तो जो मात्रात्मक मौद्रिक नीति नहीं है ये हो जाएगी नैतिक दबाव। ऑप्शन नंबर 4 नैतिक दबाव जो होता है ये एक तरीके से आप यूँ कह सकते हो कि जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनके द्वारा सरकार पे डाला जाता है जब कोई नीति पास करवानी होती है। लेकिन जो आरबीआई है, सीआरआर, एसएलआर और बैंक रेट, ठीक है, ये मॉनेटरी पॉलिसीज के अंतर्गत आते हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती हैं ये आरबीआई की। इन्फ्लेशन की दर को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इनका यूज़ करती है, सीआरआर, एसएलआर और बैंक रेट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। आज की क्लास में हमने कुल 40 क्वेश्चंस किए हैं। आपका स्कोर इनमें से कितना रहा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका जो स्कोर है 35 प्लस रहा है तो बड़ी खुशी होगी मुझे कि हाँ भाई कोई तो बच्चा है ऐसा जो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपके डाउट्स का जल्दी से जल्दी निवारण करने का मैं प्रयास करूंगी। कल की क्लास में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, कल एक क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का कि भारतीय शहर जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित अभी रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है, एक रिपोर्ट आई थी भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है, तो बर्नी हाट था उस क्वेश्चन का आंसर। और मैंने आपसे पूछा था कि बर्नी हाट किस राज्य में है। ठीक है, तो जिनको पता है उनको बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ। बर्नी हाट मिलेगा आपको मेघालय में और ये भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको।
आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने पीयर ग्रुप्स में, स्टडी ग्रुप्स में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस की जानकारी आपको सबसे पहले पहुँच जाएगी। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपने एग्जाम पर फोकस करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।